राजनीतिनुमा बिहार के इस नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। न कोई दिखावा, न कोई नाटक नौटंकी, सीधे मुद्दे की बात पर हम लोग आते हैं और राजनीतिनुमा बिहार में हम लोग प्रयास करते हैं कि बिना टेंट्रम और दिखावा और नौटंकी नाटक के हम लोग सीधे जिन मुद्दों पर बात करना है उन मुद्दों पर बात करें। मैं कुमार विजय, आज हम लोग एक पूरी तरह से करंट अफेयर्स के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि जिस तरह से अमेरिका ईरान को धमका रहा था, उसे उन लोगों ने 28 फरवरी के दिन रियलिटी में, वास्तविकता में कन्वर्ट कर दिया और इजराइल के माध्यम से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। और 1 मार्च को ये रिपोर्ट आई कि उसके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके जहाँ छुपने का जगह था वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हमला किया गया, मिसाइल से दागे गए और उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग अभी उसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और आप सबों से निवेदन होगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी पक्ष कवर किए हैं। भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, भारत के साथ क्या संबंध रहा था, ईरान ने भारत का कहाँ कहाँ साथ दिया था, क्योंकि कोई भी संबंध एक दिन का नहीं होता है। लंबे रिश्तों का परिणाम कोई मजबूत संबंध होता है और ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध थे, लेकिन अमेरिका के कारण ये संबंध, कई देशों के साथ हमारे संबंधों में दरारें आ रही हैं, ये सब जगह देखा जा रहा है। हम लोग इसी मुद्दे पर आते हैं और क्या ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला है? क्या हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या विश्व में फिर से पोलराइजेशन होने वाला है? क्योंकि निश्चित रूप से जो देश अमेरिका विरोधी हैं वो ईरान के पक्ष में खड़े होंगे। तो क्या विश्व शांति, किसी देश की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसका कोई मतलब नहीं है। जिसके देश में जो चाहे वो हमला करेगा। इन सारे मुद्दों पर हम लोग अभी बात करेंगे। एज यूजुअल एक कार्यक्रम क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो बिहार में 91 से IAS BPSC के लिए एक विश्वसनीय कोचिंग संस्थान है। और हमारा कहना है कि हम में है दम, तभी तो 1991 से टिके हैं हम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ये मैप देखिए, ईरान का मैप है। तुर्की है, इराक से घिरा हुआ है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सी है। तो ये सारे देश जो इसके पड़ोसी जो देश है आप देख सकते हैं, उसके बीच में यहाँ पर्शियन गल्फ है, आप देख रहे हैं। और ये जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमैनी है, हु लेड द इस्लामिक रिपब्लिक सिंस 1989। कहा जा रहा है कि ही वॉज 86 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज डेड। आज 1 मार्च 2026 के दिन ईरान एक अत्यंत गंभीर ऐतिहासिक संकट में है। 24 से 48 घंटे में जो घटनाएं घटी हैं वो न केवल ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति को बदल दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने, फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो सभी लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खुमैनी की मृत्यु हो गई। रिपोर्टों के अनुसार 28 फरवरी और 1 मार्च की मध्य रात्रि के दौरान अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए एक संयुक्त हवाई हमले में उनकी जान गई। उनके साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य और वरिष्ठ सलाहकार भी मारे गए हैं। ये बात लोग प्रशंसा कर रहे हैं उनके शोक में। ईरान में इस तरह का लोग पोस्टर लेके घूम रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये वो सीन है उनके जहाँ वो रहते थे। सैटेलाइट इमेज है ये, शोइंग डैमेज टू द कंपाउंड ऑफ ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमैनी तेहरान। इसी जगह वो रहते थे और इसी में उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने सारे मतलब डर था जरूर कि इस तरह के हमले होंगे, लेकिन उन्होंने अपना देश अन्य नेताओं की तरह नहीं छोड़ा। ये स्टेड विद द शिप, जैसे जब कोई भी पानी का जहाज डूबता है तो उसका कैप्टन अपने शिप को नहीं छोड़ता है, वो शिप के साथ ही शहीद हो जाता है।
और उस तरह से अयतुल्लाह खुमैनी ने किया। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुलेआम कहा है कि वो खुमैनी की हत्या का बदला लेंगे, और वो कहते हैं कि लेजिटिमेट ड्यूटी है उनका वैधानिक कर्तव्य है कि वो अयतुल्लाह खुमैनी के मौत का बदला लें। ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान issued a statement on Sunday morning saying that the supreme leader Ali Khamenei was martyred, शहीद हो गए at the hands of the most wicked villain in the world, जो पूरे संसार का सबसे विकेड खलनायक है उसके हाथों वो शहीद हो गए। और ये हमले के सीन है कि किस तरह से डैमेज हुआ है, लगातार हमले, ये रॉकेट मिसाइल इस तरह से दागे जा रहे हैं, वहाँ पूरा एरिया डिस्टर्ब है। और अभी अभी क्रॉनिकल के द्वारा टारगेट से तुरंत होली के बाद 72nd बीपीएससी के लिए 3 मंथ का कॉम्पैक्ट कोर्स शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक बैच के लिए 6 घंटे का क्लास होगा प्रतिदिन। इस दरमियान 20 टेस्ट होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और बिहार के सबसे अनुभवी शिक्षकों की टीम आपको पढ़ाएगी। हमारे यहाँ सड़क से उठकर कोई टीचर नहीं पढ़ाने आता है। हर शिक्षक जिसका 20-25 साल अनुभव है, जो बीपीएससी को रग रग पहचानते हैं, जिनकी क्लासरूम टीचिंग से आपको सीधे इम्तहानों में सवाल आएंगे, वैसे शिक्षकों की टीम के साथ प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास। पहला बैच 10 मार्च को है, दूसरा बैच 18 मार्च से, लास्ट बैच होगा 18 मार्च वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जो लॉन्च किया है प्रीलिम्स वाले सारे लोग आप जानेंगे। इस अभियान को लायंस रोअर, लायंस शेर दहाड़ा, और इजराइल ने इसको कहा है, और अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। तेहरान समेत बहुत सारे शहरों में भारी विस्फोट हुआ है। जवाब में ईरान ने जो भी अमेरिका के समर्थक देश हैं, सऊदी अरब, कतर, यूएई पर मिसाइलें दागी हैं, दुबई वगैरह पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दिया है ईरान को कि अगर ईरान रिटेलिएट करता रहेगा तो उस पर भारी बमबारी की जाएगी। तो ट्रंप उस तरह से कह ही रहे हैं। ईरान का फिर हमने नक्शा दिया है। ईरान की स्थिति पिछले दिसंबर से ज़्यादा खराब होने लगी थी। ईरान में आर्थिक बदहाली और महंगाई आ गई है क्योंकि ईरान के निर्यात पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए थे। पिछला वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ईरान पर हमने 2 वीडियो लोड किया था। तो ईरान को तेल के निर्यात पर प्रतिबंध है, जिसके कारण वहाँ बहुत मुश्किलें हुई और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो जनता को, उससे क्या मतलब, जनता को तो महंगाई दिखाई दे रही थी। तो इसके काफ़ी लोगों में रोष था, असंतोष था, प्रदर्शन हुए। हालांकि बाद में वो प्रदर्शन शासन बदलने की मांग पर चला गया। धीरे धीरे डिटोरिएट किया सिचुएशन। ईरान में अभी टोटल ब्लैकआउट है इंटरनेट का, और सुरक्षा बलों के द्वारा बहुत सारी संख्या में लोगों को लग रहा है कि मारा जा रहा है। इन्फ्लेशन वहाँ 60% के आसपास पहुँच गया है। और इस दौर में, इस युद्ध के कारण ईरान अभी एक भारी अनिश्चितता के दौर में पहुँच गया है। इसके सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई है, सत्ता में एक शून्य है। हालांकि अभी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका कोई भी उपाय खोजने के लिए, क्योंकि वहाँ नेताओं का एक टीम है। ये देख रहे हैं, ये सारे नेता हैं, जो ये सर्वोच्च नेता और फिर उसके बाद ये सारे नेता हैं जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग या वहाँ के सारे प्रमुख नेता। करेक्ट, दिस कॉम्बो ऑफ फोटोज shows Iran's key political and religious figures top from the left: Supreme Leader Ayatollah Khomeini, President Masoud Pezeshkian, Foreign Minister Abbas Araghchi, Khomeini Advisor on Public Policy Ali Larijani, Chief Justice Cholam Hossain Mohseni Ejahi, Head of Assembly Experts Mohammad Ali Mubahedi, Khomeini Chief of Staff Mohammad गोलपायगानी, खेमेनी एडवाइजर इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह वगैरह सारे नेता हैं जो इन लाइन है। ऐसा नहीं है। और खुमैनी के जो पुत्र हैं उनको भी पिछले 3 साल से सर्वोच्च नेता का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो सूत्रों से पता चला है उनके पुत्र को उनका रिप्लेसमेंट नहीं बनाया गया है। लेकिन जो भी किया होगा उन लोगों ने सोच समझ कर किया होगा।
हम ईरान सबको जान ही रहे हैं। हमारे चैनल के द्वारा एक राजनीतिनामा बिहार पर ही हम बिहार हैं का एक सीरीज हमने शुरू किया है। अभी 2 वीडियो लोड हुआ है। 22 मार्च को बिहार दिवस बनता है। इस बीच में हम लोग 10 से ऊपर वीडियो बिहार निर्माण के क्रम में डालेंगे। बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी, उन सारी जानकारियों का खजाना जो आज तक किसी ने नहीं वीडियो बनाया होगा, जो जानकारी आपको नहीं मिली होगी, वो सारी जानकारियों को हम लोग एक एक करके 22 मार्च तक आपको देंगे। 22 से 23 मार्च तक हम लोग लगातार आपको देंगे। कल भी एक वीडियो हम लोग लोड करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस ईरान युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा, चाबहार परियोजना पर असर पड़ेगा जो भारत और ईरान मिलकर बना रहे, भारतीय प्रवासी और व्यापार पर पड़ेगा, कूटनीतिक संतुलन पर पड़ेगा। हम इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध का भारत पर गहरा और मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रभाव पड़ने की संभावना है और इस कारण ऊर्जा संकट और महंगाई बढ़ेगी। और हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, उससे सारे व्यापारिक गतिविधि पर ईरान ने रोक लगा दिया है। इस कारण भारत अपने जरूरत का 80% तेल विदेश से आयात करता है। इस युद्ध के कारण और व्यापार में आने वाले रुकावट के कारण तेल की कीमतों में, क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होगी। भारत का जो फॉरेन रेमिटेंस होता है वो सबसे ज्यादा तेल के लिए होता है। स्वाभाविक है कि अगर तेल के दाम में थोड़ा भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका सीधा का सीधा प्रभाव पड़ेगा। और पेट्रोल डीजल अगर महंगे होंगे तो परिवहन महंगा होगा और परिवहन होने वाले सामान जैसे खाने के सामान या जो भी सामान ढोए जाते हैं वो सभी महंगे हो जाएंगे। तो इस लड़ाई उधर हो रही है लेकिन भारत में महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। हॉर्मुज जो अभी मैंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने इसको बंद कर दिया है। इस कारण इसका संकट होना ही होना है और एक तरह से कहे कि संकट अब आपके दरवाजे पर आ चुका है। उसी संदर्भ में मैंने हॉर्मुज का भी आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर दिया है। इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, ओमान की खाड़ी है और यहाँ कतर है, यूए है, ओमान है और ये सब देश है। वैश्विक तेल की आपूर्ति का 30% प्लस इसी से जाता है। मुख्य समुद्री मार्ग है। ऊर्जा सुरक्षा की धुरी कहा गया है। भारत पर इसका प्रभाव सीधा होगा। ऊर्जा आयात पर असर होगा क्योंकि महंगा होगा। शिपिंग लागत बढ़ेगी क्योंकि हम दूसरे रास्ते चलाना होगा। महंगाई और महंगा होगा। नौसेना की सतर्कता भी बढ़ जाएगी और वर्तमान जल मार्ग अवरुद्ध होने का खतरा है। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होगा और सभी और सैन्य तनाव भी बढ़ेगा। एआई का बनाया हुआ ये फोटो है, इसलिए एआई का हिंदी कमजोर है तो वो सारी दिक्कतें इसमें है। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं है बल्कि इसे विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी कहा जाता है। इसलिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान ने रोक दिया है, व्यापार एक तरह से जाम कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। यह विश्व अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे प्रभावित करेगा और भारत के भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सीधे प्रभावित करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार मतलब बाजार में अनिश्चितता होगी, इसलिए शेयर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट हुई है और इसका भी सीधे प्रभाव पड़ेगा। और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल कर सुरक्षित यानी सोना में निवेश करेंगे। आजकल जो अब सोना का महंगाई देख रहे हैं, बहुत सारे पैसा जो शेयर बाजार और अन्य जगह लगाते थे वो सारे के सारे लोग सोना खरीद रहे हैं। तो जिनके पास पैसा है वो किसी भी दाम पर सोना खरीदकर सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सोना में जो भी निवेश है वो सुरक्षित है और कोई भी निवेश सुरक्षित उतना ज्यादा नहीं है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बिगड़ने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा कमजोर होगा। चाबहार पोर्ट और व्यापार पर भी इसका सीधा प्रभाव होगा। भारत ने पाकिस्तान
से जो समुद्र रास्ते में बाधा पड़ रही थी, उस बाधा को दूर करने के लिए, उस पर भी हम लोग आएंगे, ईरान के साथ समझौता कर चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया था और वहां से मध्य एशिया में इसके पहुंच का रास्ता सीधा हो जाता। लेकिन इस युद्ध के कारण इस प्रोजेक्ट पर भी भारी असर होगा, प्रतिकूल असर होगा और भारत से होने वाले निर्यात, बासमती चावल, चाय, दवाओं पर भी इसका सीधा प्रभाव होगा, तो भारत का निर्यात भी घटेगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में लाखों भारतीय रहते हैं और अगर यह युद्ध उस क्षेत्र में भी फैला तो वहां से भारतीयों को निकालना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और भारत का ईरान और इजराइल से भी अच्छा संबंध है और ईरान से भी अच्छा संबंध है, इसलिए भारत के लिए भी ये भारी दुविधा का सवाल होगा कि भारत इस संकट पर किस तरह का पक्ष ले। कैसे भारत थ्योरेटिकली शांति और समझौते का पक्षधर रहा है, इसलिए आगे देख रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या होती है। हिस्ट्री जो है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, जीएस प्रीलिम्स के लिए, जीएस मेंस के लिए, बीपी ऑप्शनल और पीटी और मेंस के लिए हमारे यहाँ चलता है। पिछले 35 साल से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं। अगर यूपीएससी के लिए और तो और ठीक है, लेकिन यूपीएससी के स्टैंडर्ड से अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो आपके लिए एक सेफ जगह है जिसका नाम है क्रॉनिकल एकेडमी। भारत और ईरान संबंध का जो प्रभाव होगा उसका कई पक्ष है और हमारा संबंध ईरान के साथ कोई आज का नहीं रहा है। भारत का ईरान के साथ संबंध बहुत ही पुराना रहा है, इसलिए और भी कुछ दुविधाएं हैं हमारे और इस युद्ध का। इसको आपको एक नज़र हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में भारत और ईरान का संबंध ऋग्वैदिक काल से ही माना गया है। ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ है जिंद ए अवेस्ता और हमारा जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारे लोगों का मानना है, जो थियरी कहते हैं कि ईरान से ही जो लोग भारत की तरफ आए, क्योंकि जिंदे अवेस्ता में वर्णित बहुत सारे देवी देवताओं का नाम और ऋग्वेद में वर्णित देवी देवताओं का नाम एक समान है। अशोक के समय भी ईरान के साथ, जिसको एक्मेडियन या हकमनी एम्पायर कहा जाता था, उसका हम लोग के साथ संबंध था और अशोक ने जो भी अभिलेख इंस्क्रिप्शन जारी किए हैं, स्तंभ लेख हो या पिलर एडिक्ट्स हो, उस पर सीधा का सीधा ईरानियन इम्पैक्ट बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। मध्यकाल में भी हिंदी, गंगा जमुनी और हिंद पारसी संस्कृति का भारत पर ईरान का काफी प्रभाव रहा है। पर्शियन भाषा, जैसे आज अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर्शियन भाषा हमारे देश के मुस्लिम शासकों का लगभग 600 वर्षों तक आधिकारिक और दरबारी भाषा रही। अमीर खुसरो, गालिब, इकबाल ने इन रिश्तों को अमर बना दिया। ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, इन सबों में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का समावेश है, जो वास्तव में भारतीय और ईरानी शैलियों का सम्मिश्रण है। सूफीवाद का प्रचार भी माना जाता है कि ईरान के संतों और दार्शनिकों का बड़ा योगदान रहा है, जिससे भारत में एक मिलीजुली संस्कृति, सिंक्रेटिक कल्चर का जन्म हुआ। आगे चलकर औपनिवेशिक काल में जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तो आप जानते होंगे कि जब पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान का सीमा ईरान से मिल रहा है, तो मतलब उस समय भारत की सीमा ईरान से मिल रही थी। और एक दो बात मैंने कहा कि जैसे बलबन ने अपने आप को ईरानियन राजा अफरसियाब से जोड़ा था, हुमायूं को भी जब मुश्किल पड़ी थी तो ईरान में जाके ही उसने वहां के शाह तहमस्प से सहायता लेकर फिर अपना खोए हुए राज्य को रिगेन किया था। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो भारत और ईरान की सीमा हट गई, क्योंकि अब पाकिस्तान का सीमा ईरान से मिलने लगा। भारत में रहने वाला जो पारसी समुदाय है वो ईरान के लोग ही हैं, जो वहाँ इस्लामिक क्रांति जब इस्लाम में कन्वर्ट किए तो बहुत सारे जो जरथुस्ट्र के अनुयायी थे वो भागकर भारत आए और भारत में आज भी बहुत सारे सफल जो समुदाय हैं, व्यवसायियों के, टाटा हैं, गोदरेज हैं, वो सभी पर्शियन हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारे यहाँ चलता है, जिसमें 18 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, फिर मेंस पढ़ाते हैं और ऑप्शनल में हमारे यहाँ हिस्ट्री उपलब्ध है। आप बेफिक्र होकर, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। 91 से हम लोग हैं, कितने लोग आए, कितने लोग गए और कितने जाने वाले हैं, लेकिन हम तब भी थे, आज भी हैं
और ईश्वर की इच्छा होगी तो कल भी रहेंगे। हम बिहार के हैं, बिहारियों के लिए हैं, हम आपको उस स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे, केवल आपका पैसा लूटने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ईरान 50 के दशक में ईरान पर रजा शाह पहलवी के वंश का शासन था। उन्हें ईरान के मॉडर्नाइजेशन करने का श्रेय दिया जाता है और बहुत सारे योगदान उनके भी ईरान में निश्चित तौर पर हैं। लेकिन फिर बाद में 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है और अयतुल्ला खुमैनी वहां पर इनको रिप्लेस करके आ जाते हैं, क्योंकि रजा शाह पहलवी पूरी तरह से अमेरिका समर्थक हो गए थे, जिसके कारण वहां पर थोड़ा असंतोष था। लेकिन फिर भी, और एक बात याद रखना है कि मुस्लिम लोगों में शिया और सुन्नी होते हैं। ईरान विश्व का एकमात्र शिया डोमिनेंट देश है। शिया जो सेक्ट होते हैं, शिया डोमिनेंट देश एकमात्र ईरान है विश्व में। हम लोग रिसेंट का बात करते हैं, 1990 से लेकर 2026 का एक हम अवलोकन करेंगे कि भारत का संबंध किस तरह से था। 90 के दशक में भारत और ईरान के बीच रणनीतिक समझ विकसित हुई। साथ में अभी बता दो कि 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो भारत चंद देशों में था जिसने ईरान को मान्यता दी थी, है ना। तो शुरू से भी ईरान के प्रति भारत का संबंध ठीक ठाक रहा। हम लोगों का जो ईरान के साथ और भी रणनीतिक समझ तब ज्यादा डेवलप हुई जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने तालिबान को प्रश्रय दिया। तालिबान के उदय ने भारत और ईरान को करीब लाया, क्योंकि ईरान भी तालिबान का समर्थक नहीं था, क्योंकि तालिबान का समर्थक अमेरिका था और अमेरिका और ईरान के संबंध शुरू से खराब रहे। तो इसलिए भारत और ईरान के संबंध ज्यादा अच्छे हुए। दोनों देशों ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया। 1993 में नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री थे उस समय, दशकों बाद, जब उन्होंने ईरान की यात्रा की और भारत और ईरान के संबंधों में सुधार आया। 2000 से 2015 के बीच ईरान और भारत के संबंध और भी नजदीक हुए। 2003 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ईरानी राष्ट्रपति खातमी से एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता करते हैं और भारत ने इस समय ईरान को अपना ऊर्जा गलियारा कहा, ऊर्जा है ना, एनर्जी कॉरिडोर कहा। इस समय ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संकट बढ़ा और जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में वोटिंग हुआ तो अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान के खिलाफ वोटिंग कर दिया। इससे दोनों ही देशों के संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आई। लेकिन फिर संबंध सुधरा जब 2003 में चाबहार बंदरगाह विकसित करने पर विचार किया गया, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान पहुंचने में आसानी हो। ये प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, जो वहाँ के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2015 में जब ईरान और पश्चिम के बीच परमाणु समझौता हुआ तो भारत ने राहत की सांस ली। पीएम मोदी ने 2016 में ईरान की यात्रा की और चाबहार के लिए $500 मिलियन के निवेश पर फैसला हुआ, है ना। बाद में 2018 में अमेरिका के समझौते से हटने और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया। इससे भारत के सामने फिर से डिप्लोमेटिक सवाल खड़े हो गए। भारत को ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद करना पड़ा। स्वाभाविक है कि इससे भारत और ईरान के संबंधों में कड़वाहट आई। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपको यह भी याद दिला दें कि 1994 में जब पाकिस्तान, जो मुस्लिम देशों का संगठन है, उसमें भारत के खिलाफ कश्मीर पर प्रस्ताव लिया जाना प्रस्तावित था और सारे मुस्लिम देश उसमें सहमत थे। भारत ने विशेषकर ईरान से संपर्क किया अपने डिप्लोमेटिक माध्यम से और ईरान पाकिस्तान के प्रस्ताव को विरोध करने के लिए तैयार हुआ। अगर ईरान उस समय हमारा समर्थन न देता तो कश्मीर के खिलाफ जो प्रस्ताव वहां पारित होता, प्रोबेबली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो भी हो, तो उसमें फिर हमारे लिए और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई। तो जब भी जरूरत हुई ईरान ने भारत का साथ दिया है, ये बात ध्यान रखने की है। 24-25 में अस्थिरता का माहौल हुआ, इजराइल हमास युद्ध हुआ, लाल सागर में हूतियों का हमला हुआ। हूतियों को कहा जाता है कि ईरान ही समर्थन देता है, तो वह जो रूट है, ट्रेड रूट, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो भारत ने
मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए भी ईरान और भारत के संबंध में थोड़ी कड़वाहट आई। 2025 के अंत में ईरान में बहुत सारी महंगाई बढ़ गई, हिजाब के सवाल पर विवाद बढ़ा और इससे ईरान के अंदर में नौजवानों का एक समूह सरकार के पूरी तरह से खिलाफ हुआ, इससे स्थिति खराब हुई। और आज जब 1 मार्च है, सर्वोच्च नेता खुमैनी की मृत्यु हो चुकी है, ईरान के साथ हमारे दीर्घकालिक समझौते अधर में पड़ गए हैं, मुश्किलों में पड़ गए हैं। इसलिए अब भारत और ईरान की स्थिति भी थोड़ी क्रिटिकल हो गई है, लेकिन हमें देखना है कि ईरान पर जो हमला हो रहा है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, और ईरान जो अमेरिका के समर्थक देशों पर, अरब देशों पर हमला कर रहा है, यह स्थिति को कहां तक एस्केलेट करता है। और बहुत सारी जानकारियों के लिए आप हमारा इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जो पीछे के ईरान पर 2 वीडियो हैं उसको भी देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, संबंध खराब होने का या ईरान का और भी पृष्ठभूमि का जानकारी उसमें दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, हम लोगों का थोड़ा उत्साहवर्धन होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।